हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए मोस्ट अवेटेड वीडियो लेके आई हूँ। हम लोगों ने जितनी भी थ्योरीज की थी मोटिवेशन की एंड उसके अलावा भी उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसकी एक पूरी लिस्ट मैंने लाई है यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। सो लेट्स प्रोसीड। First question. In the context of an organization, the process of making subordinates to act in a desired manner to achieve certain organization goal is known as. इसमें चार ऑप्शंस है, आपको बताना है ये डेफिनेशन किसके लिए सूट करता है। ऑर्गेनाइजेशन के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऐसा कोई प्रोसेस जिससे आप अपने सबऑर्डिनेट को जो जिस हिसाब से चाहो उस हिसाब से आप एक्ट करवा सकते हो, मतलब डिजायर्ड मैनर में एक्ट करवा सकते हो टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन मतलब हो जाता है कि एम्प्लॉय जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी वर्क के लिए। को पार्टनरशिप मतलब एक साथ काम करना साथ में। अफिलिएशन मतलब बिलोंगिंगनेस आप कह सकते हो या फिर। और मोटिवेशन मतलब हो जाता है आपका कि कुछ ऐसा करना जिससे सब ऑर्डिनेट्स या जो भी वर्कर्स है वो मोटिवेटेड फील करे और काम करे। तो यहाँ पे आपको ये इससे रिलेटेड लग रहा होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने वही पढ़ा कि मोटिवेशन मतलब हो जाता है किसी तरह से कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय को आपने सैलरी ज़्यादा दिया या फिर मान लीजिए रिकॉग्निशन दिया, मतलब अवार्ड दिया, तो उसकी वजह से वो एम्प्लॉय जो है मोटिवेटेड फील करेगा एंड ज़्यादा वर्क करेगा, तो डिजायर्ड वे में आपका वर्क करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मोटिवेशन। नेक्स्ट वन, अरेंज द फॉलोइंग कंटेंट थ्योरीज ऑफ वर्क मोटिवेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेवलपमेंट। यहाँ पे मैंने आपको उस टाइम भी बताया था थ्योरीज डिस्कस करते वक्त कि कब कौन सा थ्योरी आया है, कौन सा थ्योरी पहले आया है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे भी वही हम लोग को बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग को बताना है कौन सा थ्योरी पहले आया है एंड कौन सा थ्योरी यहाँ पे बाद में आया है। मैंने लिख दिया है कि कौन सी थ्योरी कब आई है। तो फर्स्ट जो थ्योरी आई थी सबसे पहले वो आया था, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो थ्योरी है वो आया था, जो कि 19th सेंचुरी में शुरुआत में ही आ गया था आपका। उसके बाद आया था ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो कि 1920s में आया है। उसके बाद मास्लो का हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी आया था। देन इसके बाद आपको पता ही होगा कि ये थ्योरी आपको पता होना चाहिए कि मास्लो के बाद ही आया है ईआरजी थ्योरी, क्योंकि ये मॉडिफाइड वर्जन है आपका मास्लो थ्योरी का। और इसके बाद आपका यहाँ पे देख सकते हो हर्ट्जबर्ग थ्योरी हाइजन फैक्टर वाला, वो 1959 में आया था। तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था मास्लो का थ्योरी, उसके बाद डिस्कस किया था हम लोगों ने हर्ट्जबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी, देन थर्ड था ईआरजी नीड वाला थ्योरी। तो आप इससे ये पता कर सकते हो कि पहले हम लोग सबसे पहले कौन सा पढ़ते हैं, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ते हैं, तो ये पहले आया होगा। तो डी कौन सा है देखिए पहले। तो पहले तो कैंसलेशन वाला मेथड यूज कीजिए, और 3 नंबर तो आपका होगा ही नहीं क्योंकि ये ईआरजी मॉडल है, तो मास्लो से पहले तो ये आ ही नहीं सकता है, तो ये वाला हमारा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बचा 1, 2 और आपका 4, इससे तीनों में से होना चाहिए। अब इस तीनों में से कौन सा होगा, इस तीनों में से आपका पहले तो डी सब में है, उसके बाद क्या है सी और ई। अब कौन सा सी पहले होगा या ई पहले होगा। तो यहाँ पे मास्लोस थ्योरी जो है वो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से बाद में आया है, तो यहाँ पे मास्लो थ्योरी पहले होगा, ये सॉरी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी पहले होगा, तो ई नंबर पहले होगा। तो ये दोनों में से अब कौन सा कैंसिल हो गया आपका, ये वाला कैंसिल हो गया क्योंकि सी तो पहले होगा नहीं, तो इसको हम लोग पहले कैंसिल कर देते हैं। अब बचा आपका कौन सा 2 और 4 ऑप्शन। 2 और 4 ऑप्शन में से आप देखिए डी डी सेम है, ई सेम है, फिर सी एंड ए है, सी एंड ए। तो हम लोगों को पता है कि पहले सबसे पहले कौन सा थ्योरी आया है नीड्स थ्योरी में से, तो मास्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी आया है, तो सी नंबर हो जाएगा। बस इसी से आप पता कर सकते हो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको जितने भी क्वेश्चन है अगर समझ में ना आए तो कैंसिलेशन मेथड यूज कीजिए। अगर कोई थ्योरी याद भी आपको नहीं रहेगा तब भी आपका आंसर बन जाएगा। जिसमें डी पहले होगा, फिर ई होगा, फिर सी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, लास्ट में होगा ईआरजी वाला नीड्स थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करेंगे।
ये आपने नोटिस किया होगा, मैंने हर क्वेश्चन के ऊपर ऐसे लिख दिया है कि किस शिफ्ट में आया है और कौन से ईयर में आया हुआ है। ये 2023 जून में शिफ्ट 2 में आया है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड डिपिक्ट्स ह्यूमन नीड इन फॉर्म ऑफ हायरार्की। ये तो सबको पता है कि मास्लो का जो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी है वो ह्यूमन नीड को एक हायरार्की के फॉर्म में दिया गया है और ये लोएस्ट से हाईएस्ट नीड तक मूव करता है। यहाँ पे ये पिक्चर में आप देख सकते हो, लोएस्ट से हाईएस्ट में मूव करता है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर बताना है, तो ये वाला फिगर आपको याद करके रखना है ताकि आप इस टाइप का क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो पहला नीड जो लोएस्ट नीड क्या होता है, फिजियोलॉजिकल नीड होता है। फिजियोलॉजिकल नीड के बाद सेफ्टी नीड, फिर लव एंड बिलोंगिंग नीड, सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आपको यहाँ पे चेक करना है, पहले तो कैंसलेशन मेथड यूज कीजिए। कैंसलेशन मेथड अगर यूज कीजिएगा तो फर्स्ट कैंसिल कौन सा होगा? आपको पता है फिजियोलॉजिकल नीड सबसे पहले होता है, ये तो याद रहना चाहिए सबको। तो ये दोनों तो होगा नहीं, तो इसको पहले आपको कैंसिल कर देना है। ये कैंसिल हो गया आपका। बचा कौन सा? बी और सी। बी और सी में से आपका कौन सा होगा? फिजियोलॉजिकल के बाद आता है आपका सेफ्टी नीड। तो बस आपका क्वेश्चन ऐसे ही आपने दो देखा और बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको पूरा देखना भी नहीं पड़ा। तो ऐसे ही कैंसिलेशन मेथड यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, बट इसको थोड़ा सा घुमा के दिया गया है। ये भी 2023 का है, बट सिर्फ मुझे पता नहीं चला इसलिए मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। तो क्या है देख लेंगे पहले। अरेंज द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे 4 और इसको अरेंज करना है हायरार्की ऑफ नीड्स, मतलब कौन सा पहले होगा उसके बाद कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, मतलब नीचे से ऊपर, फिजियोलॉजिकल से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के हिसाब से। फर्स्ट है इंश्योरेंस फॉर एक्सीडेंट। हम लोग इंश्योरेंस कब कराते हैं? तो वो किस लिए करवाते हैं? सेफ्टी के लिए कराते हैं, सिक्योरिटी के लिए कराते हैं। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये सेकंड नंबर पे आना चाहिए। उसके बाद है रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। ये कौन सा हो गया? सेल्फ स्टीम वाला हो गया। क्यों? तो रिकॉग्निशन मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है। फूड एंड शेल्टर सबसे बेसिक, यहाँ पे ये सॉल्व करने का सबसे इजी आइडिया है कि आपको सबसे बेसिक नीड को खोजना है। सबसे बेसिक नीड यहाँ पे क्या होता है? फूड, शेल्टर। फूड हो गया आपका, यहाँ पे खाना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सबके लिए, तो सबसे पहले ये होगा। तो आपको देखना है कि किसमें सी नंबर सबसे पहले है। तो सी है बी में और डी में, तो आपका ए और सी तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो कैंसिलेशन मेथड यूज कीजिए। ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका सी कैंसिल हो गया, बचा बी और डी। सी के बाद यहाँ पे ए दोनों में कॉमन है। ए कौन सा है? इंश्योरेंस फॉर एक्सीडेंट, मैंने पहले ही कहा था सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड है इसलिए सेकंड नंबर पे आएगा। इसके बाद कौन सा आएगा? बी है और ई है, कौन सा पहले होगा? बी और ई। डेवलपिंग मीनिंगफुल रिलेशन विथ अदर्स और रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर पे कौन सा आना चाहिए? लव एंड बिलोंगिंग है, उसके बाद है सेल्फ स्टीम। लव एंड बिलोंगिंग में कौन सा होगा? कि मीनिंगफुल रिलेशन हम बनाते हैं दूसरों के साथ, फ्रेंडशिप बनाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड वाला नीड और ये हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि ये सेल्फ स्टीम नीड है। क्योंकि क्या चीज के बारे में बात कर रहा है? ये रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट के बारे में। तो पहले कौन सा आएगा? ई आएगा, उसके बाद आपका बी आएगा। तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन में हम लोग को एंड तक ऑप्शन नहीं देखना पड़ रहा है। यहाँ पे भी आपने क्या किया? 3 तक ऑप्शन आपने देखा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसके लिए आपको कैंसिलेशन मेथड यूज करना है। बार बार ये मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन गलत नहीं होता है, जल्दी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि जून 2023 में आया है। तो ये भी आपका मास्लो की थ्योरी पे ही बेस्ड है। यहाँ पे दिया गया है परचेज मेड बाय अ कस्टमर। जो परचेज किया गया है कस्टमर को, उसको मास्लो के हायरार्की ऑफ नीड के हिसाब से लोअर टू हायर नीड में आपको पुट करना है। तो 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे इजी वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आपको पता है कि फिजियोलॉजिकल नीड सबसे पहले आता है लोएस्ट नीड में, मतलब जो आपका सबसे बेसिक नीड हो। इसमें से कौन सा आपको ऐसा लग रहा है कि बेसिक नीड है? तो परचेज ऑफ हाउस क्या बेसिक नीड हो सकता है किसी के लिए? नहीं। एक्सपेंसिव कार? नहीं। क्लब मेंबरशिप? नहीं। इनरोलिंग इन लर्न बाय योरसेल्फ कोर्स? ये भी नहीं होगा। परचेज ऑफ बेदिंग सोप? तो सबसे बेसिक आपका ये है कि
बेदिंग सोप खरीदना, तो सबसे पहला ये हो जाएगा, तो ई नंबर सबसे पहले आना चाहिए, तो कैंसिलेशन मेथड यूज कीजिए और जो ई पहले नहीं है उसको पहले कैंसिल कर दीजिए, तो 2 और 4 ऐसे ही कैंसिल हो गया आपका। इसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा सबसे हाईएस्ट नीड में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड मतलब क्या हो जाता है, जब आप खुद के लिए कुछ कर रहे हो या खुद मोटिवेटेड फील करके कुछ कर रहे हो, अपने लिए अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ कर रहे हो, तो ऐसा इसमें से कौन सा है जो अपने डेवलपमेंट के लिए आप करोगे, तो इनरोलिंग इन लर्न बाय योरसेल्फ कोर्स, तो ऐसे भी ऑप्शन नंबर डी है सब में लास्ट में, तो इसको तो आपको देखना ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब में सेम है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजिकल नीड हो गया, सेफ्टी नीड। अब सेफ्टी नीड में आपका यहाँ पे कौन सा आएगा, क्या एक्सपेंसिव कार खरीदने से आपका सेफ्टी बढ़ेगा, नहीं। टेकिंग अ क्लब मेंबरशिप, नहीं, ये तो हम लोगों ने पहले ही ऑप्शन में डाल दिया है। तो परचेज ऑफ हाउस, आपके पास अगर घर रहता है तो आपके लिए क्या होता है, सेफ्टी होता है, तो उस हिसाब से सोचेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है कि बेसिक नीड में मेरा घर, कपड़ा एंड खाना, ये सब नहीं सोचना है, यहाँ पे परचेज की बात की जा रही है। आप रेंटेड हाउस में भी रह सकते हो तो वो फिजियोलॉजिकल नीड में आ जाएगा। यहाँ पे परचेज ऑफ हाउस इन सेंस सेफ्टी नीड में आएगा, तो ए ऑप्शन सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक, तो ए नंबर सेकंड ऑप्शन पे कहाँ पे है, देखिए आप, दोनों में है, तो फिर से हम लोग को नेक्स्ट में देखना पड़ेगा कौन सा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, लव एंड बिलोंगिंग। लव एंड बिलोंगिंग के लिए क्या करना है कि आप कहीं पे फ्रेंडशिप करना चाहोगे, या इन सेंस ऑफ मतलब क्या कह सकते हो कि कनेक्शन सबके साथ, या सोशलाइजेशन कह सकते हो। तो सोशलाइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या एक्सपेंसिव कार्ड खरीदते हैं, नहीं। टेकिंग अ क्लब मेंबरशिप, अगर किसी क्लब में आप मेंबरशिप लेते हो तो क्या होता है, सोशलाइजेशन होता है, आप लोगों से बातें करते हो, आप फ्रेंडशिप करते हो वहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड वाला नीड, लव एंड बिलोंगिंग वाला नीड। तो ये तीसरे नंबर पे आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो कौन से में है ऑप्शन नंबर सी, ओनली 3 नंबर में, तो ये ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, पहले आपको इजीली सोचना है कि सबसे बेसिक चीज कौन सा है, उसको पहले सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप सबसे इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले को। कैसे, तो आप खुद के डेवलपमेंट के लिए कौन सा चीज यूज करोगे, तो वैसे में हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया था। उसके बाद आप धीरे धीरे ऑप्शंस चेक करना किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हम लोग नेक्स्ट पे मूव करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये 2 बार रिपीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। ये किससे है रिलेटेड, तो हर्ट्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट अ मेंटेनेंस फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर कौन सा नहीं है इसमें से। हर्ट्जबर्ग की थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था 2 फैक्टर होता है, एक हाइजीन फैक्टर और एक मोटिवेटर। तो हाइजीन फैक्टर वैसा फैक्टर्स होता है जिसके होने से, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आप एक जगह पे काम कर रहे हो, अगर मान लो वहाँ पे साफ सफाई होगी तो आप वहाँ पे क्या करोगे, काम करना चाहोगे, या सैलरी सही रहेगी तो आप वहाँ पे जॉब करना चाहोगे। लेकिन मान लो अगर सैलरी सही नहीं रहेगी, या फिर वहाँ का एनवायरनमेंट सही नहीं है, साफ सफाई नहीं है, तो वहाँ पे आप काम नहीं करना चाहोगे, वहाँ डिससेटिस्फाई हो जाओगे आप, तो उसको हम लोग हाइजीन फैक्टर कहते हैं। मतलब इसके होने से आपको उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो कहीं पे काम करो, साफ सफाई है, हाँ ठीक है, कुछ वैसा खास नहीं है, होना चाहिए जो चीज वो है वहाँ पे, तो वैसा फैक्टर हाइजीन फैक्टर कहलाता है। अब हाइजीन में आपको देखना है कि ऐसा कौन सा फैक्टर, इसमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसके ना होने से आपको फर्क पड़ेगा। तो मेंटेनेंस फैक्टर को ही हाइजीन फैक्टर यहाँ पे बोला गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। 3 नाम से इसको बुलाया जाता है हाइजीन फैक्टर को, डिससेटिस्फायर या मेंटेनेंस फैक्टर या हाइजीन फैक्टर, 3 नाम है, याद रखना है। तो मेंटेनेंस फैक्टर कौन सा नहीं है, तो फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल तो आपको पता है होना ही चाहिए कोई भी जगह पे, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, उसके बाद सिक्योरिटी होना चाहिए। अब ऐसा कौन सा है इसमें से जिसके ना होने से आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज आपको देखना है। तो क्या एफिलिएशन और एक्सेप्टेंस जरूरी है, हाँ, कहीं भी आप काम करोगे तो वहाँ पे तो आपको एक्सेप्ट करे, आपको बिलोंगिंगनेस फील हो, तभी तो आप काम करोगे। लेकिन अगर
स्टीम या स्टेटस ना हो, तो इसके होने या ना होने से आपको फ़र्क उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा जॉब्स ऐसा होता है जिसमें आपके पास कोई उतना बड़ा स्टेटस नहीं होता है या स्टीम नहीं होता है, तो उससे आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो A, C, D के ना होने से आपको फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपके ऑप्शन नंबर बी मतलब स्टीम और स्टेटस ना होने से आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका मेंटेनेंस फैक्टर हो गया एंड हमारा आंसर भी हो गया इस क्वेश्चन का। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। 2020 में आया है ये क्वेश्चन, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आपको फिर से वही हर्जबर्ग वाला क्वेश्चन दिया गया है। क्या कह रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग, प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग डिससेटिस्फैक्शन एट वर्क इज नॉट द सेम एज प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्शन। मतलब जो भी डिससेटिस्फैक्शन वाला चीज है उसको अगर रिड्यूस कर दे या प्रिवेंट कर दे वर्क में, वो सेम नहीं है प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्शन से। ठीक, तो ऐसा तो हम लोगों ने पढ़ा ही था कि दो फैक्टर होता है, हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर फैक्टर अलग अलग होते हैं। और अंडर द टू फैक्टर थ्योरी, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ वर्क मोटिवेशन। क्या ये असर्शन का रीजन है? तो एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। जो टू फैक्टर थ्योरी है वो क्या स्टेट करती है कि कुछ फैक्टर्स है वर्क प्लेस में जो कि जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए है, और कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिससेटिस्फाई करते हैं, और दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। इसीलिए सिर्फ एलिमिनेट कर देने से जॉब सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन फैक्टर्स को पीस तो आ सकता है वर्क प्लेस पे, लेकिन ये इन्हांस नहीं करेगा परफॉर्मेंस को। मतलब आपने समझा कि अगर डिससेटिस्फैक्शन फैक्टर्स को हटा दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, तो वहाँ पे वर्क प्लेस पे आपका पीस रहेगा, लेकिन जो है परफॉर्मेंस इन्हांस नहीं होगा। इसीलिए दोनों फैक्टर्स अलग अलग है। तो यहाँ पे भी वही कहा गया है, जॉब सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं वर्क मोटिवेशन के, और सिर्फ प्रिवेंट कर देने से या रिड्यूस कर देने से डिससेटिस्फैक्शन फैक्टर को वो सेटिस्फैक्शन नहीं प्रोवाइड कर देगा, इज नॉट सेम एज प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्शन। ठीक, दोनों सही है। तो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, और दोनों मतलब 1 आर जो है मतलब सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है ये इसका सही रीजन है असर्शन का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। Motivation forces or level of efforts is not equal to satisfaction and performance. मोटिवेशन फोर्स जो है या लेवल ऑफ एफर्ट जो अब हम लोग एक्सर्ट कर रहे हैं किसी चीज़ पे, वो इक्वल नहीं होता है सेटिस्फैक्शन या परफॉर्मेंस से। ये किसने कहा है? तो यहाँ पे 4 थ्योरीज दिया गया है। एक है पॉटर लॉलर मॉडल, एक है व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल, एक है XY थ्योरी और एडम इक्विटी थ्योरी। इसमें से ये वाला थ्योरी जो है हम लोगों ने कवर नहीं किया है, तो ये इसके लिए मैं एक न्यू वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा इस मॉडल के बारे में। बट ये 3 हम लोगों ने पढ़ा है। तो क्या इस तीनों में से इस तरह का कोई बात किया गया है? इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। XY थ्योरी में क्या कहा गया था, 2 तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसमें आपका एक एम्प्लॉय होता है जो वर्क करना पसंद करता है और खुद से सेल्फ मोटिवेटेड रहता है। उस पर हम लोग Y थ्योरी यूज़ करते हैं कि उसको और अच्छे से रिकॉग्निशन देते हैं, वर्क देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं। और जो X टाइप के एम्प्लॉय होते हैं, मतलब जो कि सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते, उनको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैरेट एंड स्टिक का मेथड यूज़ करते हैं। मतलब उनको हम लोग डायरेक्ट करते हैं, वो ज़्यादा उन पे फोकस करते हैं, उनको पनिशमेंट्स देते हैं अगर वो वर्क नहीं करते हैं तो, और अब मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किया जाता है। तो इसमें इस तरह का कोई बात नहीं किया गया था, सेटिस्फैक्शन या परफॉर्मेंस वाली कोई बात नहीं हुई थी। व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में क्या क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि जो मोटिवेशन है वो डिपेंड करता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एफर्ट पे, और यही लीड करता है परफॉर्मेंस या रिवॉर्ड पे। तो ये वाली थ्योरी हो सकती है आपकी, जो सेटिस्फैक्शन, परफॉर्मेंस, उसके बाद एफर्ट, इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हो। ये तो नहीं होगा,
तो पहले इसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, ये थ्योरी नहीं होगा। अब एडम्स इक्विटी थ्योरी क्या है? एडम्स इक्विटी थ्योरी इसको किसने दिया था? तो जे स्टेशी एडम ने दिया हुआ था ये थ्योरी। और इसमें क्या कहा गया था कि जिस हिसाब से हम लोग वर्क करते हैं उस हिसाब से हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए और जो कि फेयर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे जनरली इक्विटी के बारे में बात किया गया है, तो ये थ्योरी को भी हम लोग एलिमिनेट कर देते, ये भी नहीं होगा। बचा पॉटर लॉलर मॉडल और रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पे पहले देखेंगे। तो लाइमन पॉटर और एडवर्ड लॉयर ने एक मॉडल दिया है मोटिवेशन का। इस थ्योरी में उन लोगों ने रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को मॉडिफाई किया है या आप कह सकते हो इम्प्रूव किया है। तो इन्होंने क्या कहा है कि मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन जो है वो क्या करता है, वो एफर्ट डालने पे मजबूर करता है किसी भी एम्प्लॉय को या वर्कर को, मोटिवेट करता है। आपको मान लो अवार्ड मिलने वाला हो किसी वर्क के लिए, तो आप क्या करोगे? अपना एफर्ट डालोगे, एकदम अपना बेस्ट दोगे। जब आप अपना बेस्ट देते हो तो क्या होता है, उससे परफॉर्मेंस आता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है जितना आपको परफॉर्मेंस आपने दिया उससे आपको सेटिस्फैक्शन ही मिले, जो सेटिस्फैक्शन आपने सोचा था। सेटिस्फैक्शन सेपरेट चीज़ हो गया, ये एक इमोशनल रिएक्शन होता है। ये कब मिलता है? जब आपका जो रिवॉर्ड है वो इंडिविजुअल के एक्सपेक्टेशन को मीट करता है, जो आपने एक्सपेक्ट किया था वही आपको मिल रहा है आफ्टर योर परफॉर्मेंस, तब जाके आपको सेटिस्फैक्शन फील होता है। तो कंक्लूजन यही है कि जो मोटिवेशन है वो सिर्फ इन्फ्लुएंस करता है कि आप कितना एफर्ट डालोगे। इसीलिए मोटिवेशन डायरेक्टली इक्वल टू सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता है कभी भी, या इक्वल टू परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन डिपेंड करता है अवार्ड जो आपको मिल रहा है, रिवॉर्ड जो मिल रहा है आपको वो आपके एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से है कि नहीं, और परफॉर्मेंस जो है वो तो डिपेंड करता है एबिलिटी, रिसोर्स और वर्क एनवायरनमेंट पे। तो ये किसने प्रपोज किया था? तो पॉटर लॉलर मॉडल ने। तो आपको जब तक मॉडल के बारे में या थ्योरी के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हो। इसी वजह से आपको सारा जो जितना भी मॉडल है, थ्योरी है, आपको वो ठीक से रिवाइज करके जाना है ताकि आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सको। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉटर लॉलर मॉडल। इससे पहले जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया वो करंट क्वेश्चंस थे 2024 से लेके 2019 तक। तो ये क्वेश्चंस थोड़े ओल्ड है, 2013 का है। तो कोई भी कमेंट में ये मत बोलिएगा कि इतना ओल्ड क्वेश्चन आपने क्यों इंक्लूड किया है इसमें। ये मैंने इंक्लूड किया है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको और क्लियर हो सके जो भी थ्योरीज हम लोगों ने पढ़ा है। तो देखते हैं क्वेश्चन हम लोग क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सजेस्ट किया है कि जो मोटिवेशन है वो डेवलप किया जा सकता है थ्रू ट्रेनिंग कोर्सेज। मतलब एक इंडिविजुअल को अगर ट्रेनिंग दिया जाए, एक ऐसा कोर्सेज दिया जाए जिससे उसकी डेवलपमेंट हो सके, तो वो मोटिवेटेड फील करेगा। ऐसा किसने कहा है? तो 4 ऑप्शंस है यहाँ पे। हर्सबर्ग ने, आपको पता है कि 2 फैक्टर थ्योरी दिया है, उसने हाइजीन के बारे में बात किया है, मोटिवेटर फैक्टर के बारे में बात किया है। तो इस बारे में कुछ बात किया है क्या डेवलपमेंट के बारे में कि इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो? नहीं। मास्लो ने तो हायरार्की दे दिया है आपका कि नीड्स जो है, ह्यूमन नीड्स है, उसकी क्या हायरार्की है, तो ये भी वैसा कुछ बात नहीं करता है। अल्डरफर्स की अगर बात करें तो अल्डरफर्स ने क्या किया है, ईआरजी मॉडल दिया है जो कि मास्लो का मॉडिफिकेशन है मास्लो के मॉडल का, तो ये भी वैसा कोई बात नहीं करता। तो बचा कौन? बचा मैकलेंड का मॉडल जो है वो है, इस बारे में बात करता है। तो ऐसे ही हम लोग एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पे डेविड कहते हैं कि ट्रेनिंग कोर्सेज के थ्रू जो है मोटिवेटेड किया जा सकता है किसी भी इंडिविजुअल को। He believed that individual could develop a higher need of achievement through exposure to certain experiences and educational program. तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको अगर ये स्टेटमेंट समझ में भी नहीं आता फिर भी आप एलिमिनेशन यूज करते, क्योंकि इनके बारे में तो आप क्लियर ही होंगे, तो ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है कि गोल सेटिंग थ्योरी किसने दिया था?
तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एडवर्ड लॉक ने दिया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इन कंपेयरिंग मास्लो एंड हर्ट्जबर्ग थ्योरी, अब इसमें कंपेयर किया गया है मास्लो थ्योरी को और हर्ट्जबर्ग थ्योरी को, और पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मोटिवेटर फैक्टर है जो कि हर्ट्जबर्ग थ्योरी में और मास्लो की थ्योरी में सेम है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो। जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि मास्लो का जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, हर्ट्जबर्ग में तो आपको पता है दो फैक्टर दिए गए, हाइजीन फैक्टर एंड आपका ये मोटिवेटर फैक्टर। मोटिवेटर फैक्टर कौन कौन से, आपका अचीवमेंट है, रिकॉग्निशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर्सनल ग्रोथ है। ये सिमिलर है आपके मास्लो के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के नीड से। इसमें हर्ट्जबर्ग आर्ग्यू करते हैं कि ये जो फैक्टर्स है ये हायर सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन देता है वर्क प्लेस में। वैसा ही मास्लो ने भी कहा था कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है वो क्या करता है, इंसान को और सबसे हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन देता है, क्योंकि ये हाईएस्ट नीड है आपका। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, मास्लो के हायरार्की ऑफ नीड को किसने मॉडिफाई किया था और डेवलप किया था, ईआरजी मॉडल। तो जिसको पता होगा ईआरजी मॉडल किसने दिया है तो तुरंत वो आंसर कर देगा। हम लोगों को पता है ईआरजी मॉडल क्लेटन एल्डरफर्ड ने दिया था। इसीलिए मैं बोल रही थी कि आपको याद होना चाहिए किस थ्योरी को किसने दिया है और कब दिया है। ये दो चीज आपको एकदम याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपका मास्लो वाला मॉडल, इसी को ईआरजी मॉडल में कन्वर्ट किया था एल्डरफर्ड ने। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लेटन एल्डरफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द नेम्स ऑफ द ऑथर। वही मैंने सेम बताया था कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका किस ऑथर्स कौन है और मोटिवेशन थ्योरीज को किसने कौन सा दिया है। तो एक एक करके देखते हैं। हर्ट्जबर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी दिया था, आपको पता है, हाइजीन वाला दिया था और मोटिवेटर वाला दिया था, दो फैक्टर। तो ये 1 का डी हो जाएगा। तो इसमें देखना है आपको पहले 1 का डी कौन सा है। 1 का डी ये है और ये है, तो एलिमिनेशन यूज करेंगे हम लोग और यहाँ पे ए को पहले हटा देंगे और सी को हटा देंगे, बचा कौन, बी और डी। नेक्स्ट देंगे 2 में सी दोनों में दिया हुआ है, सी कौन सा है, ग्रिगोर का है सी, थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई। तो ये भी आपको पता चल ही गया। अब नेक्स्ट कौन सा है, सी 3 का बी और ए दिया हुआ है, ये पता करने से ही हो जाएगा। 3 नंबर क्या है, अल्डरफर्स का। तो अल्डरफर्स ने क्या किया था, मास्लो के थ्योरी को मॉडिफाई करके ईआरजी मॉडल दिया था। इसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर है। तो 3 का ए, देखिए यहाँ पे 3 का ए किस में है, 3 का ए इसमें। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है कि सबसे पहले आपको कौन सा आता है इसमें से, उसको पहले आप देख लो, उसके बाद उसको टिक कर लो और जो उसमें नहीं रहेगा उसको कैंसिल कर दो, फिर धीरे धीरे चेक करते रहो कौन सा किस में है। 2014 जून में ये आया था ये दो क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन, वेयर डज रिकॉग्निशन ऑफ एन एम्प्लॉय फॉल इन मास्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी में हम लोगों ने देखा था कि इसमें पता होना चाहिए कौन सा नीड क्या बताता है। तो फिजियोलॉजिकल नीड बेसिक नीड होता है, तो इसमें रिकॉग्निशन ऑफ एम्प्लॉय तो नहीं आएगा, इसमें फूड आ जाएगा। तो ये नेसेसरी चीज जो बेसिक चीजें होती है। सिक्योरिटी नीड्स में आपका आ जाएगा जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, आपका मतलब आपके सेफ्टी से रिलेटेड हो। थर्ड है सोशल नीड, तो ये बिलोंगिंगनेस के बारे में बताता हो, फ्रेंडशिप के बारे में बताता हो, तो ये सारा आ गया। अब रिकॉग्निशन ऑफ एम्प्लॉय का क्या हो जाएगा, स्टीम नीड। स्टीम नीड में आपको रेपुटेशन, रिकॉग्निशन, उसके बाद रेस्पेक्ट इन द वर्क प्लेस, ये सब आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टीम नीड। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कौन सा नीड क्या कहता है, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not an example of Herzberg's hygiene factor। इसमें से कौन सा हाइजीन फैक्टर नहीं है। तो मैंने फिर से वही कहा था कि आपको ये सोचना है कि इसमें से कौन सा फैक्टर है जिसके ना होने से आपको फर्क पड़ेगा। वर्क कंडीशन अच्छा नहीं होगा तो हाँ पड़ेगा आपको फर्क, जॉब सिक्योरिटी नहीं होगा तो पड़ेगा आपको फर्क, इंटरपर्सनल रिलेशन नहीं होगा फिर भी आपको फर्क पड़ेगा कि आपसे कोई बात नहीं करता है तो वैसी जगह पे आप काम कैसे करोगे। एडवांसमेंट, क्या एडवांसमेंट नहीं रहने से आपको फर्क पड़ेगा, नहीं।
आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडवांसमेंट। तो इस वे में आपको सोचना है और इसका आंसर आपको खोजना है। तो दैट्स इट। हम लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चंस किए। आई थिंक आपको अब मोटिवेशन थ्योरी पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और कैसे क्वेश्चंस आता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से और भी जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे पहले जितने भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखने के बाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं पॉटर की थ्योरी ला सकती हूँ। पॉटर की जो जितनी भी थ्योरीज है एक जगह एक्यूमुलेट करके मैं आपको बता दूंगी। टोटल 5 थ्योरीज है पॉटर की, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। सो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and thank you for watching. Stay tuned for more such videos.